नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। 10 अप्रैल को मना विश्व होम्योपैथी दिवस। गुजरात में आयोजित हुआ होम्योपैथिक सिंपोजियम। दूसरा सबसे बड़ा मेडिकल सिस्टम है होम्योपैथी। एनर्जी इंप्लीकेशंस ऑफ एआई रिपोर्ट हुई जारी। 2030 तक डेटा सेंटर्स द्वारा बिजली की खपत होगी दोगुनी। कार्बन उत्सर्जन की आएगी चुनौती। और डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट डीपीडीपी की धारा 44(3) को रिपील करने की मांग। आरटीआई एक्ट को खत्म कर रही है यह धारा। विपक्ष सौंपेगा ज्ञापन। आइए शुरू करें। 10 अप्रैल को दुनिया भर में विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है और इस मौके पर भारत में सबसे बड़े होम्योपैथिक सिंपोजियम का आयोजन गुजरात के गांधीनगर में किया गया। यह आयोजन सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन होम्योपैथी (CCRH), द नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी (NCH) और द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी (NIH) के द्वारा किया गया था। नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी (NCH) होम्योपैथी से जुड़े प्रोफेशनल्स के रेगुलेशन का काम करता है। वहीं सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी (CCRH) का काम होम्योपैथिक लैब्स में रिसर्च को बढ़ावा देना है। 10 अप्रैल को होम्योपैथी के फाउंडर डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन की जयंती होती है और इसी के चलते होम्योपैथी दिवस का आयोजन 10 अप्रैल को किया जाता है। गौरतलब है कि होम्योपैथी की खोज 18वीं शताब्दी के अंत में जर्मन फिजिशियन डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन के द्वारा की गई थी। होम्योपैथी एक ऐसी चिकित्सीय प्रणाली है जिसमें समः समम शमयति या समरूपता दवा सिद्धांत का पालन किया जाता है। होम्योपैथी उपचार का एक प्राकृतिक तरीका है जिसके मुताबिक स्वस्थ व्यक्ति में बीमारी के लक्षण पैदा करने वाला कोई सब्सटेंस या पदार्थ बीमार व्यक्ति में भी इसी तरह के लक्षणों को ठीक कर सकता है। 2 शताब्दियों से भी ज्यादा समय से चली आ रही होम्योपैथी चिकित्सा प्रणाली दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मेडिकल सिस्टम है। होम्योपैथी की दवाएं जानवरों, पौधों, खनिजों और अन्य प्राकृतिक पदार्थों से तैयार होती हैं। ये दवाएं लागत प्रभावी होती हैं, साथ ही इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। इसमें लॉ ऑफ मिनिमम डोज का पालन किया जाता है। मतलब ये कि मेडिसिन का डोज जितना कम होगा उसका प्रभाव उतना ही ज्यादा होता है। आपको बता दें कि भारत में प्रचलित आयुष प्रणाली में आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी शामिल हैं। भारत में होम्योपैथी को होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल एक्ट 1973 के द्वारा मान्यता दी गई थी, लेकिन वक्त के साथ इस एक्ट में मौजूद गैप्स के चलते इस फील्ड में कुछ चुनौतियां आने लगी। इन मुद्दों से निपटने के लिए और रेगुलेटरी स्ट्रक्चर का आधुनिकीकरण करने के लिए होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल एक्ट 1973 को रिपील करके नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी 2020 एक्ट को लागू किया गया। इसके जरिए ही 2021 में नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी का गठन किया गया। IEA यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने एनर्जी इंप्लीकेशंस ऑफ एआई पर पहली रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया एआई के नए एप्लीकेशंस तैयार कर रही है। इसके चलते 2030 तक डेटा सेंटर्स द्वारा बिजली की खपत दोगुनी से ज्यादा हो जाएगी, जिससे ऊर्जा सुरक्षा और CO2 उत्सर्जन लक्ष्यों के लिए नई चुनौतियां पैदा होंगी। डेटा सेंटर ऐसे तकनीकी केंद्र होते हैं जहां बड़ी मात्रा में डिजिटल डेटा कलेक्ट किया जाता है। इससे इंटरनेट सेवाएं, ऑनलाइन ऐप्स और एआई आधारित तकनीकें बेहतर तरीके से संचालित होती हैं। हालांकि रिपोर्ट में एक होप भी दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक एआई के जरिए ही ऐसी तकनीकें तैयार की जा सकती हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन प्रभावी तरीके से किया जा सके। 2024 में डेटा सेंटर्स ने वैश्विक स्तर पर 1.5% इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन किया। यह आंकड़ा हर साल 12% की सालाना दर से बढ़ रहा है। 2030 तक डेटा सेंटर्स वैश्विक स्तर पर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में 3% की हिस्सेदारी रखेंगे। आंकड़ों में देखें तो यह कंजम्पशन 945 टेरावाट आवर के आसपास होगा। वर्तमान में जापान का कुल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इतना ही है। रिपोर्ट की माने तो डेटा सेंटर्स के जरिए इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन बढ़ेगा, जिससे इलेक्ट्रिसिटी के उत्पादन से होने वाला कार्बन उत्सर्जन भी बढ़ेगा। वर्तमान में डेटा सेंटर्स जितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं उसका 30% उत्पादन कोयले के जरिए होता है। वैश्विक स्तर पर यूएसए, यूरोप और चीन में स्थित डेटा सेंटर्स कुल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में 85% की हिस्सेदारी रखते हैं। बड़ी टेक कंपनीज अपनी ऊर्जा जरूरतों को समझते हुए इस दिशा में कदम उठा रही हैं। गूगल ने बीते साल स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर के साथ एक डील साइन की, जिससे गूगल के एआई से जुड़े एप्लीकेशंस के लिए जरूरी ऊर्जा हासिल हो सके और गूगल एआई की रेस में लीड ले सके। माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन जैसी कंपनी भी ऊर्जा के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर्स का उपयोग करती हैं। अगर आपको ये समझ ना आ रहा हो कि डेटा सेंटर्स कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, तो इसके लिए आप एक बार हाल ही में सोशल मीडिया पर ट्रेंड में रहे जिबली या गिबली स्टाइल इमेजेस का एग्जाम्पल ले लीजिए।
एक गिबली इमेज को तैयार करने में उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी खर्च होती है जितने में आप अपने स्मार्टफोन को 50% तक चार्ज कर सकते हैं। लोगों ने गिबली ट्रेंड का इतना यूज किया कि ओपन एआई के फाउंडर सैम ऑल्टमैन ने गुजारिश की, कैन यू ऑल प्लीज चिल ऑन जनरेटिंग इमेजेस, दिस इज इनसेन, आवर टीम नीड्स स्लीप। भाव ये था कि डेटा सेंटर्स और इंजीनियरिंग टीम को रेस्ट की जरूरत है। हालांकि ये बात अलग है कि ये ट्वीट करते वक्त उनके ट्विटर की प्रोफाइल पिक पर उनकी गिबली इमेज ही लगी हुई थी। अगर आप आईएएस की तैयारी करते हैं तो आपके पास है एक सुनहरा मौका। आईएएस की संपूर्ण तैयारी को ध्यान में रखकर स्टडी IQ लेकर आया है नया फाउंडेशन कोर्स, जिसमें आपको कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी। फाउंडेशन कोर्स में आपको 1000 घंटों से ज्यादा की लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटोरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज, सीसेट की क्लासेस, प्रीलिम्स और मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम तो मिलता ही है। साथ ही सबसे बड़ी सुविधा के तौर पर आपको मिलती है प्रीलिम्स पास करने पर पूरी फीस वापस की गारंटी। इसके अलावा टेस्ट में टॉप करने पर आपको हर महीने मिलेगा 11,000 रुपीज जीतने का मौका। तो तुरंत कीजिए अमृत लाइव कोड का यूज और जुड़िए सबसे कम प्राइस में हमारे बैच के गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड प्लान के साथ। अगर फिर भी कुछ कंफ्यूजन हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर दीजिए या फिर amrit@studiiq.com पर मुझे मेल कर दीजिए। 10 अप्रैल को जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी की जयंती मनाई जा रही है। यह पर्व जैन समुदाय के महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। जैन समुदाय के अन्य महत्वपूर्ण पर्वों में पर्युषण पर्व, दशलक्षण पर्व, पंच कल्याणक पर्व और दीपमालिका पर्व शामिल हैं। जैन शास्त्रों के अनुसार महावीर स्वामी का जन्म हिंदू कैलेंडर के चैत्र महीने में ब्राइट हाफ ऑफ द मून यानी शुक्ल पक्ष के 13वें दिन हुआ था। यह हर साल ग्रेगोरियन कैलेंडर के मार्च या अप्रैल के महीने में आता है। एक मान्यता के अनुसार महावीर स्वामी का जन्म कुंडलग्राम में हुआ था। वर्तमान में यह जगह बिहार के वैशाली जिले में है। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशाला था। वे लिच्छवी के शासक चेटक की बहन थीं। शुरुआत में महावीर स्वामी गृहस्थ जीवन में थे। बाद में वे 30 साल की अवस्था में घर छोड़कर सन्यासी हो गए। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपनी 12 साल की लंबी यात्रा के दौरान एक बार भी वस्त्र नहीं बदले, जबकि कैवल्य अर्थात ज्ञान प्राप्त होते ही उन्होंने वस्त्र का एकदम त्याग कर दिया। कैवल्य द्वारा उन्होंने सुख दुख पर विजय प्राप्त की और इसी कारण वे महावीर अर्थात महान शूरवीर या जिन अर्थात विजेता कहलाए। उनके द्वारा चलाए गए धर्म को मानने वाले को जैन कहा जाता है। जैन धर्म के प्रमुख 5 व्रत हैं। अहिंसा अर्थात हिंसा नहीं करना, अमृषा अर्थात झूठ नहीं बोलना, अचौर्य अर्थात चोरी नहीं करना, अपरिग्रह अर्थात संपत्ति अर्जित नहीं करना, ब्रह्मचर्य अर्थात इंद्रियों पर संयम रखना। महावीर स्वामी ने इसमें से केवल 5वां व्रत जोड़ा है। 4 व्रत पहले से चले आ रहे थे। जैन धर्म में अहिंसा पर बहुत ज्यादा बल दिया गया था। जैन धर्म मानता है कि सभी आत्माएं बराबर हैं। जैन धर्म में मक्खी और इंसान बराबर ही हैं, क्योंकि आत्मा के स्तर पर सब बराबर है। जैन धर्म की इसी विशेषता के चलते इसे व्यापारियों के द्वारा ही ज्यादा अपनाया गया। किसान जिन्हें फसल बचाने के लिए कीटों को मारना पड़ता था, इन नियमों को मानने में असमर्थ थे। जैन धर्म के त्रिरत्नों में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण शामिल हैं। जैन धर्म के तर्क के मुताबिक सही समझ और ज्ञान विकसित कर मनुष्य को स्वयं के मन को नियंत्रित करना चाहिए। यदि इसमें सम्यक आचरण भी जोड़ दिया जाए तो मनुष्य मुक्ति या निर्वाण के पथ पर अग्रसर हो सकता है। जैन धर्म में अनेकांतवाद यानी वास्तविकता की बहुआयामी प्रकृति और स्यादवाद शायद का सिद्धांत भी प्रचलित है। इन सिद्धांतों का मतलब है कि वास्तविकता बहुत जटिल होती है। वास्तविकता के कई आयाम होते हैं। किसी एक फैक्ट या तथ्य के आधार पर वास्तविकता का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। आपको बता दें कि पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के तहत सरकार ने देश में अन्य थीम आधारित धार्मिक पर्यटन सर्किट के साथ तीर्थंकर सर्किट को विकसित करने का निर्णय लिया है। योजना के तहत बिहार में वैशाली, आरा, मसाढ़, पटना, राजगीर, पावापुरी, चंपापुरी स्थलों का विकास किया है। विपक्षी इंडिया ब्लॉक ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट यानी DPDP की धारा 44(3) को रिपील करने की मांग की है। विपक्ष का कहना है कि इस सेक्शन ने RTI यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को खत्म कर दिया है। देखिए, RTI एक्ट की एक धारा है 8(1)J। इसके मुताबिक ऐसी सूचना जो व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है, जिसके प्रकटीकरण का किसी सार्वजनिक गतिविधि या हित से कोई संबंध नहीं है, या जो व्यक्ति की निजता पर गैर जरूरी आक्रमण करेगी, इस सूचना को विथहोल्ड किया जा सकता है। लेकिन इसमें एक प्रोविजन है कि अगर केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी जैसा भी मामला हो, इस बात से संतुष्ट हो कि सूचना का प्रकटीकरण व्यापक सार्वजनिक हित में है, तो सूचना को पब्लिक में जारी किया जा सकता है। लेकिन डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट DPDP की धारा 44(3) RTI एक्ट की धारा 8(1)J को संशोधित करती है। इसके मुताबिक सरकारी संस्थाएं
निजी सूचनाओं से जुड़ी सूचना को विदहोल्ड कर सकती हैं। इसमें सार्वजनिक हित का कोई एक्सेप्शन नहीं दिया गया है। इन्हीं प्रावधानों के चलते विपक्ष डीपीडीपी एक्ट की धारा 44(3) को रिपील करने की मांग कर रहा है। आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है जलवायु। जलवायु से मतलब किसी जगह या स्थान का कई वर्षों का औसत मौसम होता है। दरअसल जलवायु किसी विशेष क्षेत्र में मौसम का दीर्घकालिक पैटर्न है, जबकि मौसम घंटे दर घंटे, दिन प्रतिदिन, महीने दर महीने, यहां तक कि साल दर साल बदल सकता है। किसी क्षेत्र के मौसम के पैटर्न को कम से कम 30 वर्षों तक ट्रैक किया जाता है, तब उसे वहां की जलवायु माना जाता है। आइए देखते हैं आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा को अमेरिका से भारत लाया गया है। 2008 में हुए इस आतंकी हमले में लगभग 166 लोग मारे गए थे। तहव्वुर हुसैन राणा पाकिस्तानी मूल का 64 वर्षीय कैनेडियन नागरिक है, जो 26/11 हमले के मुख्य साजिशकर्ता डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद गिलानी का करीबी साथी है। तहव्वुर को 2009 में अमेरिका में गिरफ्तार किया गया था और 2019 में भारत ने उसके प्रत्यर्पण की मांग की थी, जिसे अब जाकर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी। उसे तिहाड़ जेल लाया जाएगा, जहां NIA, खुफिया एजेंसियां उससे ISI, लश्कर-ए-तैयबा और भारत में मौजूद नेटवर्क पर पूछताछ करेंगी। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ट्रेंड्स इन मैटरनल मॉर्टेलिटी 2000 to 2023 जारी की गई। इसके अनुसार 2023 में भारत मातृ मृत्यु दर के मामले में दुनिया में दूसरे स्थान पर है। भारत में 19,000 महिलाओं की गर्भावस्था या डिलीवरी से जुड़ी समस्याओं से मौत हुई, यानी हर दिन औसतन 52 मौतें हुई। ये संख्या नाइजीरिया के बाद सबसे ज्यादा है। हालांकि भारत की मातृ मृत्यु दर साल 2000 में 362 थी, जो 2023 में घटकर 80 रह गई। यह मातृ मृत्यु दर में 78% की गिरावट है। भारत में मातृ मृत्यु दर के मुख्य कारण है प्रसव के दौरान रक्तस्राव, हाई ब्लड प्रेशर की समस्याएं और संक्रमण इत्यादि। इसके अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में इमरजेंसी देखभाल की कमी, प्रशिक्षित स्टाफ की कमी और ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं की कमी स्थिति को और खराब बनाती है। एस्टोनिया ने एक नया संविधान संशोधन कानून पास किया है, जिसके तहत अब यूरोपियन यूनियन से बाहर के नागरिक, खासकर रूस के, स्थानीय चुनावों में वोट नहीं दे सकेंगे। यह बदलाव रूस यूक्रेन युद्ध के बाद देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इससे एस्टोनिया में रहने वाले करीब 80,000 रूसी नागरिक प्रभावित होंगे, जिन्हें अब तक स्थानीय चुनाव में वोट देने का अधिकार था। हालांकि वे संसद चुनाव में वोट नहीं डाल सकते थे। सरकार का कहना है कि यह कदम समाज की एकता को बनाए रखने के लिए है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इन लोगों को समाज से बाहर किया जा रहा है। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया जैसे बाल्टिक कंट्री रूस से दूरियां बना रहे हैं और नाटो तथा यूरोपियन यूनियन के सदस्य होने की वजह से यूक्रेन के पक्ष में खड़े हैं। केरल और तमिलनाडु अप्रैल में मिलकर नीलगिरी ताहर की जनगणना करेंगे। यह जनगणना 265 क्षेत्रों में की जाएगी, जो एराविकुलम नेशनल पार्क के 50 साल पूरे होने का हिस्सा है। नीलगिरी ताहर केवल दक्षिण भारत में पाया जाने वाला एक पहाड़ी जानवर है और यह तमिलनाडु का राज्य पशु भी है। यह 1200 से 2600 मीटर ऊंचाई वाले पहाड़ों पर रहता है। यह मुख्य रूप से घास वाले पहाड़ों, शोलाओं और चट्टानी इलाकों में पाया जाता है। IUCN ने इसे एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा है और भारत के वन्य जीव कानून में इसे अनुसूची 1 में रखा गया है। एक हालिया सर्वे के मुताबिक तमिलनाडु में लगभग 1229 और केरल में करीब 827 तहर बचे हैं। इन्हें बचाने के लिए साल 2022 में प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर भी शुरू किया गया था। RBI ने गोल्ड लोन और को लेंडिंग को लेकर नए ड्राफ्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं। गोल्ड लोन में लोन टू वैल्यू LTV की लिमिट 75% तय की गई है, जो सभी बैंकों और NBFCs यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज पर लागू होगी। लोन के दौरान ये लिमिट नहीं टूटनी चाहिए, वरना 1% अतिरिक्त शुल्क देना होगा। इसके अलावा लोन सिर्फ असली गोल्ड पर मिलेगा, न कि गोल्ड से जुड़े फाइनेंशियल एसेट्स पर। सभी बैंक्स की ब्रांच में गोल्ड की शुद्धता और वजन की जांच एक जैसी होनी चाहिए। को लेंडिंग को अब प्राथमिकता क्षेत्र के बाहर के बिजनेस तक बढ़ाया गया है, जिससे छोटे व्यापारों को कर्ज मिलना आसान होगा। आपको बता दें कि को लेंडिंग एक व्यवस्था है जिसमें बैंक और NBFC मिलकर छोटे व्यापारों को कर्ज देते हैं। क्रेडिट एनहेंसमेंट नियमों में भी ढील दी गई है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कंपनीज बॉन्ड मार्केट से फंड जुटा सकेंगी। ये नियम लोन सिस्टम को पारदर्शी बनाएंगे और छोटे कारोबारों को बढ़ावा देंगे। इससे आर्थिक विकास को मजबूती मिलेगी। आइए देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित सवाल। पहला सवाल है, नीलगिरी ताहर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीलगिरी ताहर पूरे भारत में पाया जाने वाला एक पहाड़ी जानवर है। इसका IUCN स्टेटस एंडेंजर्ड है। सही कथन या कथनों को चुनना है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक न ही दो। अगला प्रश्न है, अनेकांतवाद और स्यादवाद सिद्धांत संबंधित हैं जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, वैष्णव संप्रदाय से या फिर शैव संप्रदाय से। आइए देखते हैं पिछले बुलेटिन मैंने कौन से सवाल पूछे, उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, हाल ही में आर्टेमिस अकॉर्ड पर हस्ताक्षर करने वाला 54वां देश
कौन सा है? भारत, बांग्लादेश, चीन या फिर पाकिस्तान? सही जवाब है ऑप्शन बी, बांग्लादेश। और अगला प्रश्न था, हाल ही में जारी किए गए पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स पीएआई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंडेक्स को नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। फ्रंट रनर कैटेगरी में सबसे ज्यादा पंचायतें तेलंगाना राज्य की हैं। सही कथन या कथनों को चुनना है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक और नहीं दो। सही जवाब है विकल्प डी, यानी दोनों कथन गलत है। इंडेक्स को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। फ्रंट रनर कैटेगरी में सबसे ज्यादा पंचायतें गुजरात राज्य की हैं। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। कल रात 9 बजे फिर से मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार।